हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आज आप देख रहे हैं, हमारे साथ हैं अभिषेक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं? थैंक यू यास्मीन जी, बहुत अच्छे हैं। और आपने बुलाया, मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है। थैंक यू सो सो मच। आप जी बहुत कैसी? शुक्रिया आप। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए, क्योंकि अब काफी लंबे वक्त के बाद आपसे बात हो रही है। तो देश से लेके विदेश तक आज हम आपसे जरूर बहुत कुछ जानेंगे। और हमारे ऑडियंस भी मुझे जिक्र कर रहे थे कि हम अभिषेक जी के साथ बात नहीं कर रहे हैं। पहले तो आपकी तबीयत का भी था, बीच में आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो अभी तो आप ठीक है ना? जी, मेरी तबीयत मतलब मेरा हीमोग्लोबिन एक्सेप्शनली हाई हो गया था बीच में। चूंकि उस वजह से मैं बार बार दवाई लेता रहता था। 20 भाग गया था, 16 होना चाहिए नॉर्मली। तो हम्म। फिर क्लॉटिंग की दिक्कत हो गई थी, तो मुझे कुछ कुछ खाते रहना था। और जमाई थोड़ा कम हुई है, मैंने पानी का इंटेक बढ़ाया, कुछ और दवाइयाँ चल रही हैं, तो थोड़ा बेहतर हुआ है। बट जी यस, बड़ा एक्सेप्शनली हाई हो गया था मेरा। अब वो मैंने टेस्ट नहीं कराया, होप कि अब तक कम हो गया होगा। जी जी जी, अपना बहुत ख्याल रखें और बहुत शुक्रिया आप, क्योंकि आप बहुत ही जेन्युइन लोग होते हैं तो खैर खैरियत देते हैं और मेरी भी खैर खैरियत देते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें। और अभी हमने जैसे कि कहा कि देश से लेकर आपसे विदेश तक थोड़ा हम जानेंगे। सबसे पहले तो भारत की जीडीपी के ऊपर आपसे बात करूंगी मैं। जैसे जीडीपी ग्रोथ और जो उसके अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत की जीडीपी बहुत कम रहेगी, ऐसे ऐसे हमारे देश में बड़ा परेशानी रहेगी, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। दुनिया में दुनिया के अगर देखें जंगों के मुहाने पर खड़ी है, तो वहां पे भारत को बड़ा सेंट्रल पॉइंट कर दिया जाता है। जीडीपी के बारे में उस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, जीडीपी मतलब है कि आपके प्राइवेट जो सेक्टर है, जो हमारे लोग हैं जो देश में बिजनेस करते हैं, हम्म। वो कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, देश में कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। और जब आपका देश पे लोगों का भरोसा हो जाता है, तो वो अपना जो इंटरनल प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, वो उसको बढ़ाते हैं, वो उसमें काम दिखाते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो इकोनॉमिक्स का हाई होने का मतलब है द पीपल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ इन देयर गवर्नमेंट, इन देयर कंट्री, इन देयर स्टेट, इन देयर सॉइल। तो आप, हम्म। अब इकोनॉमिक्स क्या है? आप यूट्यूब पे वीडियो बना रही हैं, अपने तरीके से काम कर रही हैं, वो आपकी इकोनॉमिक्स है। मैं पढ़ा रहा हूँ, वो मेरी इकोनॉमिक्स है। कोई किसान वो अपना प्रोडक्शन कर रहा है, खेती कर रहा है, वो उसकी इकोनॉमिक्स है। कोई बिजनेसमैन है, वो कर रहा है, वो उसकी इकोनॉमिक्स है। इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन और उस पॉपुलेशन में ज़्यादातर लोगों का यंग होना, एक वेरी सब्सटैंशियल मिडिल इनकम का होना, जिससे परचेजिंग पावर आती है। यंग ब्लड से जो है आपको वर्क फोर्स मिलता है, चीप लेबर या रीजनेबल प्राइस लेबर मिलते हैं, जिससे आप दुनिया भर का ध्यान अट्रैक्ट करते हो। ह्यूमन कैपिटल आपका किस तरीके का है, यानी कि इंटेलेक्चुअलिज्म कितनी है, उनके अंदर स्किल कितनी है। सो आप देखो, ओवरऑल दुनिया में एक तरफ पॉपुलेशन गिर रहा है, इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ये स्किल वाली पॉपुलेशन है दुनिया में, और कहाँ स्किल देने जाओगे आप? बहुत कम सोर्सेज हैं जहाँ पे आपको एक स्किल मिले जो फ्री है, जो जो अपने पॉलिटिकल या किसी और तरीके के बैगेज के साथ नहीं आती है। सो इंडियन डायस्पोरा, दोनों तरीके से इंडियन डायस्पोरा और इंडियन लोकल लोग, ये दुनिया में भी पैसे वेल्थ जनरेट कर रहे हैं और इंडिया में भी वेल्थ जनरेट कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी अब कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। वी आर जनरेटिंग वेल्थ। वेल्थ का मतलब है धन। धन हमारे लिए, हमें सोने की चिड़िया थे, तो नाउ वी आर गेनिंग दैट व्हाट यू कॉल आइडेंटिटी बैक। और वो हमारा जो वेल्थ का जनरेशन का बेस है आज की डेट में, वो है नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। एंड इंडियंस हैव ऑलवेज बीन एक्सेप्शनल इन नॉलेज। जैसे अभी हम लोग पहले बात भी कर रहे थे कि आप देखिए, दुनिया को इस समय इंडिया चला रहा है, डेमोक्रेसी को इंडिया चला रहा है। कौन? ऋषि सुनक। बिकॉज यूके ने एक समय दुनिया पे राज किया, आज यूके पे ऋषि सुनक राज कर रहा है। जो यूरोपियन हमें समझाते थे कि तुम्हारे अंदर पॉलिटिकल कैपेबिलिटी नहीं है, तुम अपने को रूल नहीं कर सकते, और उसके लिए हमें मार काट रहे थे, ऋषि सुनक ने बिना मारे काटे, उनके पार्लियामेंटेरियंस ने, चूंकि आपको पता है वो एक पार्लियामेंट्री व्यवस्था में लीडर्स चुनते हैं कि हमारा हेड कौन बनेगा, उन्होंने चुना, वहां के एमपी ने ऋषि सुनक को चुना कि हाँ, दिस इज द ओनली पर्सन हु कैन एबली लीड अस इन दिस टुमल्टुअस टाइम। तो ये जो 100 साल पहले हमको बताने आए थे कि तुम्हें पॉलिटिक्स नहीं पता, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, दे हैव टू बाइट देयर ओन, जिसे कहती है, देयर ओन वर्ड्स। हम्म। टेक्नोलॉजी को इंडियन चला रहे हैं। मैंने आपसे कहा, इवन इस्लाम को भी इंडियन चला रहे हैं, जाकिर नायक और ये लोग, मेहदी हसन जैसे लोग, दे आर द पोस्टर बॉय। इंडियन ही दुनिया चला रहे हैं। आप एक इंडियन को किसमें इंटरेस्ट पड़ जाए बस, अगर इंटरेस्ट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में है, तो वो सुंदर पिचई बन जाता है, सत्य नरेला बन जाता है।
अगर उसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो वो क्या नाम है, ऋषि सुनक बन जाता है। आज की डेट में आयरलैंड का प्रधानमंत्री भी इंग्लैंड इंडियन है और यूके का प्रधानमंत्री भी इंडियन है। तो आयरलैंड के दो पार्ट है, एक आयरलैंड यूके के कब्जे में आता है जिसको आप नॉर्थ आयरलैंड कहते हैं, एक साउथ आयरलैंड है जिसकी राजधानी डबलिन है, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। उसका भी जो प्रधानमंत्री है, अगर आप सर्च करेंगे, उनका नाम है लियो वराडकर, भाई साहब महाराष्ट्र के। तो यूके को, यूरोप को तो चला ही हम रहे हैं। अब आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए? आप ये देखिए कि आने वाले इलेक्शन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो सबसे प्रोमिनेंट कैंडिडेट के रूप में उभर रहा है, उसका नाम है विवेक रामास्वामी। That man is hardly into his 40s or not yet into his 40s, and is one of the most prominent promising candidate after Trump. और ये कहा जा रहा है कि ट्रंप को लोग हटा करके, बिकॉज ऑफ द ट्रंप का जो एक बड़ा एसेंट्रिक पर्सनालिटी है और एंटी स्टैब्लिशमेंट जो उसका अप्रोच है, लोग ट्रंप की जगह रिपब्लिकन का कैंडिडेट अगर विवेक रामास्वामी बनता है तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ही इज मेकिंग ऑल द राइट नॉइजेस। बाय द वे, उपराष्ट्रपति तो ऑलरेडी इंडियन है, तमिलियन, मतलब ब्लड है ना इंडिया का। भाई इंडिया नहीं चला रहे दुनिया को, हम ही आप चला रहे हैं। आप समझिए, थ्योरी कोई भी हो, चला सला इंडिया ही रहा है उसको। सो इकोनॉमिक्स का भी वही है, हमारी एक ग्रोइंग पॉपुलेशन है जिसके पास हुनर आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है टेक्नोलॉजी में, जो नए आइडियाज लगा रहा है, वो जॉब क्रिएशन कर रहा है, जॉब सीकर बन चुका है। वो गया जमाना कि सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं और फिल्में बना रहे हैं कि सरकारी नौकरी नहीं है। अरे भाई, सरकार कितनी नौकरी दे देगी? भाई सरकार का काम बिजनेस करना थोड़े है। सरकार कहाँ दे? तुम बच्चे भी पैदा करते जाओ, पॉपुलेशन भी बढ़ा दो इतना, और सोचो सरकार नौकरी देगी। सरकार कैसे नौकरी देगी? सरकार क्या होती है? एक तो मिनिस्ट्री में कोई दे देगा, आईएएस, पुलिस हो जाएगा, कोई आर्मी हो जाएगा। और इनकी इनकम क्या है? ये तो इनकम तब, ये अपने लोगों को सैलरी तो तब देंगे ना जब कोई बिजनेस की एक्टिविटी होगी। तो आज का जो प्राइवेट सेक्टर है, पहले पब्लिक सेक्टर ओमनीपोटेंट था। दुनिया को ये बात समझ गई कि ये जो सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है दुनिया में फेल कर चुकी है। लोग इकोनॉमिक्स को चलाते हैं, वो इंडिया में चल रहा है। आप देखिए आज इंडिया जो है, इट्स टिप टू बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आने वाला जो 10 साल है वो इंडिया ग्रो करेगा लीस्ट 8-9% से तो ग्रो करना तय है। और आज हम $4 ट्रिलियन या मान लीजिए 4 से थोड़ा कम ट्रिलियन डॉलर पे बैठे हुए हैं, 3.8 या 3.9 पे बढ़े। अगर हम 6 या 7 साल में इसको डबल भी कर दें तो आप सोचिए कि हम आज से 2030 तक हम जो है वो $8 ट्रिलियन या $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे। $10 ट्रिलियन इज a huge sum of money। तो इकोनॉमिक्स का मतलब है इंडियंस आर बिकमिंग इंडियन। और हमारे लिए इकोनॉमिक ग्रोथ होना मोदी जी की सही पॉलिसी तो है ही है। इन एडिशन टू दैट, इंडिया हमेशा से इकोनॉमिक्स में नंबर 1 रहा है। दुनिया की 2000 साल की जब इकोनॉमिक हिस्ट्री निकाली गई, उसमें ये बात पता चली कि दुनिया के 50% जो जीडीपी था उसमें हमेशा से इंडिया और चाइना मिलकर ही 50% कमाते थे, बाकी सब 50% में। सो हियर द हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, यास्मीन। दैट्स व्हाट हैपनिंग। जी, बहुत बहुत शानदार जवाब। आप जो आपका जबरदस्त एनालिसिस होता है ना, और जैसे कि आपने ये हमारी शानदार जीडीपी ग्रोथ पर जिस तरह से रखी है बात, भारत को सारी दुनिया के साथ जोड़कर आपने जो रखा है सामने, आसान होता है बहुत सारे लोगों के लिए अब समझना, क्योंकि लोग अब इंटरेस्ट दे रहे हैं, जान रहे हैं जीडीपी के बारे में। पहले लोग इतना नहीं बात करते थे, लेकिन आज लोग जान रहे हैं दुनिया जहान की चीजों को। और ये अच्छी बात है, हमारे भारतीयों के लिए अच्छी बात है कि लोग आपको सुन रहे हैं और आपके विश्लेषण से सीख रहे हैं। जैसे आपने जीडीपी का यहाँ पूरा विश्लेषण जो हमारे सामने रखा, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि दुनिया को अगर आप हर एक तबके में देखें, हर एक फील्ड में देखें, भारतीय चला रहे हैं। अभी यूएई में COP 28 जो दुनिया के तमाम लीडर्स वहां पर मीटिंग हुई, और वहां पर भारत ने जो प्रस्ताव रखा है COP आई थिंक 33 COP 33 का 2028 के लिए भारत ने प्रस्ताव रखा है। और ये G20 से भी बहुत बड़ा आयोजन होगा, क्योंकि G20 में तो सिर्फ 20 देशों के ही लीडर्स होते हैं, लेकिन वहां तो सारी दुनिया का रहता है। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? और मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही कि उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि विकासशील देशों को समस्या पैदा करने वाला देश नहीं माना जाना चाहिए। विकासशील देश भी समस्या को सुलझाने में योगदान करना चाहते हैं। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में ग्लोबल साउथ के हितों से समझौता नहीं होना चाहिए। ये उनका जो स्टेटमेंट है, इस पर आप क्या राय रखेंगे? देखिए, वेस्ट की समस्या ये है ना कि, और बड़े अच्छे से जयशंकर साहब ने इसको समअप किया था
कि वेस्ट की समस्या ये है कि वेस्ट अपनी समस्या को तो पूरी दुनिया की समस्या मानता है और पूरे दुनिया की समस्या को कहता है तुम्हारा यार मेरे से क्या लेना देना। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दुनिया में। आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू करी, आपने प्रकृति का दोहन किया, हमने तो नहीं किया। अब जब आपने प्रकृति का दोहन कर करके इंडस्ट्रियलाइज, आप दुनिया में इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज का जरा लिस्ट बना लीजिए। इवन डब्ल्यूटीओ के रूल भी जो हैं, चूंकि मैं एज अ लॉयर जब पढ़ाता हूं तो डब्ल्यूटीओ के रूल भी फेवर में बनाए गए हैं जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है। आप इंडस्ट्रियलाइज कंट्री की लिस्ट बनाएं, जरा ये बताइए कि उसमें अफ्रीकन कितनी आ रही हैं, एशियन कितनी आ रही हैं, और ये कितने जो है वो 1950 के पहले वाले कितने इंडियन, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज हैं और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं। कोई नहीं है। ये यूरोप ने किया। अब आपने जब गंदगी खड़ी कर दी, जब आपने अपना सारा एमिशन कर दिया, आप इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए, आपने अपनी रोडें बना ली, आपने अपने आप पे सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर गए, अब आप दूसरों को कह रहे हो तुम अपनी फैक्ट्री नहीं बंद करना चाहते। कारें आज भी आपको जर्मनी से बन के आ रही हैं। अपनी फैक्ट्री बंद नहीं करके तुम कम करो। अरे तो तुम कम कर दो ना भाई, यू गो डाउन फॉर योर इकोनॉमिक डाउनटर्न। हम क्यों करें? हमारा तो समय आ रहा है। इंडिया तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता भैया, हमें तो 140 करोड़ लोगों का पेट पालना है। हम कहां से इनको भैया रोक पाएंगे? हम नहीं रोक पाएंगे, हमारे बस का नहीं है। हमें तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी इज क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और हमें जहां से एनर्जी मिलेगा हम लेंगे, जो फॉर्म की एनर्जी मिलेगा हम लेंगे। हाँ, बट हम इतना कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक्स में, अरे ये क्लाइमेट चेंज में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान पाएंगे। आपके दर्शकों को बता दें क्लाइमेट चेंज क्या है, बहुत से लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज पृथ्वी का एक साइक्लिकल प्रोसेस है। जैसे आपको पता होगा कुछ समय तक हम आइस एज में रहते थे। अगर आइस एज खत्म, आइस मेल्ट कर गई और ये पृथ्वी का इतना लैंड सरफेस आ गया, तो इसका मतलब है कि जलवायु तो परिवर्तित हुई ना। आप आइस एज से मेल्ट होकर के आज आप ये इस टेम्परेचर पे आए, तो टेम्परेचर हैज बीन कॉन्स्टेंटली राइजिंग। तो एक होता है नेचुरल राइज इन टेम्परेचर जो इनएविटेबल है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक टेम्परेचर राइजिंग। तो ये कहा गया कि ये जो नेचुरल साइकिल ऑफ चेंज इन क्लाइमेट है, उसके अलावा ये जो मानव इंड्यूस्ड जो है, ह्यूमन इंड्यूस्ड जो चेंज हो रहा है क्लाइमेट में, उसको कंट्रोल करना है। और वो जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईयर है या कुछ ऐसा ही है, उस पर कंट्रोल करना है। So all we are talking about is anthropogenic reasons for climate change, और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको, उनके एमिशन को लेकर के पूरा का पूरा ये डिबेट चल रही है। सो यस, इंडिया विल प्ले इट्स रोल। बट अब आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इतनी टेक्नोलॉजी ले ली है, तो आप बांटे फ्री में टेक्नोलॉजी। आप तो पेटेंट लगा देते हो, आप टेक्नोलॉजी को बड़े हाई कॉस्ट पे बेच रहे हो। अब हम ऐसा नहीं हो टेक्नोलॉजी नहीं बनाएंगे, लेकिन हमें R&D करना पड़ेगा, अपना पैसा लगाना पड़ेगा, 10-15 साल लगेंगे, उसमें पाएंगे हम भी वही। भाई स्पेस में तो हम गए ना, आप हमको वो टेक्नोलॉजी दे देते तो हम ऐसे ही चले जाते। आपने हमें नहीं दिया, हमारे सारे प्रोग्राम पे आपने बैन लगा दिया, हम पहुंच गए चांद पे, लेकिन हमें समय लग गया। द ओनली थिंग इज दैट कि वेस्ट जो है वो नहीं करना चाहता, वो अपने आप को रिच देखना चाहता है और बाकी सबको पुअर देखना चाहता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे डाल रहा है। तो पोल्यूटर्स पे का जो प्रिंसिपल है एनवायरमेंटल लॉ का, कि इफ यू हैव पोल्यूटेड यू शुड पे। अब वो कह रहे हैं एवरीवन शुड पे। अरे भाई, व्हेन आई हैव नॉट पोल्यूटेड व्हाई शुड आई पे? तो ये एक प्रॉब्लम है रिच वर्सेस पुअर का। और जिसको आप रिच वर्सेस पुअर को आप सभ्य भाषा में कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, विच इज अ बकवास थिंग। बट एनीवे, सो प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा, हम अपना रोल प्ले करेंगे, बिकॉज वी ऑल्सो लिव ऑन द प्लैनेट एंड वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्लैनेट विच वी एक्सेप्ट। नेवरदलेस ये वेस्ट के हिसाब से नहीं चलेगा। इसके डिटर्मिनेंट क्या होंगे वो हम चाहेंगे, ये गिव एंड टेक होगा। आप हमें टेक्नोलॉजी दो, आप हमें फ्री में वो दो, और उसके बदले में हम अपना कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि हम अपना इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो उसको ग्रोथ को स्लो नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव 140 करोड़ स्टमक टू बी फेड। तो यही है, दिस इज व्हाट इट इज। बिल्कुल। और ये अच्छा है कि हमारे देश के लीडर इस बात को सीधे तौर पर कहते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने अपनी बात वहां रखी, और बहुत अच्छा आपने ये कनेक्ट किया। और हमारा भारत ने जो टारगेट सेट किया है नेट जीरो एमिशन का 2070 तक, तो इसको भी गौर करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज को आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा, यहाँ हमने पॉजिटिव नोट पे शुरू किया, लेकिन एक जो खबर आई कि पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया।
अब यूनेस्को में जो कार्यकारिणी समिति की जो इनकी बैठक, जो इनका वोटिंग हुआ था, वहां पे पाकिस्तान ने भारत को हराया और 2 साल के लिए भारत पाकिस्तान जो है वो उपाध्यक्ष की सीट पर वहां पर काबिज हो गया है। तो इससे भारत पर कोई असर पड़ेगा? कैसे कोई नुकसान? ये अब डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए ये ना यूनाइटेड नेशन में कई एजेंसीज होती हैं, सब एजेंसीज होते हैं, तो कितने उसमें मेंबर थे, ये मेरे ख्याल से अगर ये यूनेस्को है तो ये इकोसॉक का पार्ट होगा, तो इकोसॉक में 54 के करीब सदस्य होते हैं। तो 58, 58 के करीब। हाँ, तो इसमें से अगर आई थिंक अगर 38 वोट पाकिस्तान को मिले हैं और 18 वोट जो है वो भारत को मिले। तो वही देखना है कि ये जो 58 स्टेट हैं वो कौन कौन से थे जिन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना। तो बहुत सब फैक्टर रहता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इट्स अ पॉलिटिकल गेम। ये वोटिंग इधर 2 साल का मेंबरशिप है, कोई बड़ी ज्यादा नहीं है। अच्छा, ये इट जैसे विल, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि ये 58 देश देखना है कि ये कौन थे, और ये 58 देश अगर ये ग्लोबल साउथ से कनेक्ट हैं, तो क्या ये इनका ताल्लुक हो रखता है कि भारत को इन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत कम वोट किया? ये हो सकता है, देखिए कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है ना, आप किसको ला रहे हो। हम्म। बहुत कुछ होता है वहां पे, इतना कौन नहीं चलता भाई, वो चलता है, ये मान लीजिए आपको कोई जानता है, कोई रहा है, या कोई किसी कैंडिडेट का पर्सनल वो है, तो बहुत कुछ चलती है वहां पे। देश के हिसाब से वोटिंग नहीं हो रही होती है, वो एग्जैक्टली। वोटिंग हो रही होती है कि भाई पर्टिकुलर टॉपिक क्या। आप जैसे आप देख ले, इंडिया ने ये जो हमास वाला वोट था, जिसमें जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन आया, जिसमें इंडिया ने कहा कि भाई आप अगर इसराइल को कंडेम कर रहे हो तो पहले हमास का भी कंडेमनेशन करो, तो हाँ। उसका उसको कनाडा लेकर के आया, उसको 88 वोट मिले कि ये अमेंडमेंट किया जाए, मगर वो अमेंडमेंट गिर गया, और जो फाइनल रिजोल्यूशन पास हुआ जिसमें इंडिया ने एब्सटेन किया, उसमें उनको वोट नहीं मिले। सो विषय पे होता है क्या विषय, ये न्यूज बहुत अधूरी न्यूज है। देयर मच मोर फैक्ट्स मस्ट बी नोन कि ये क्यों हुआ है, क्या हुआ, और उसको कारण को असर्टेन कर सकते हैं, कौन वोटिंग में था, कैंडिडेट कैसा था, क्या रीजन हुआ कि वो लोगों ने उसके अगेंस्ट में वोट किया। अदरवाइज इंडिया इज अनडाउटेडली द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, कोई शक नहीं है इसमें। दे लुक अप टू इंडिया। बट अब यूनेस्को को भाई कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं है कि कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट नहीं होते, प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं। ये भी जो हम्म। इंडिया के जो कैंडिडेट थे वो भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू गए हुए थे, वो कोई इंडियन सर्विसेज के थ्रू या इंडियन कोटा में नहीं थे। ही वॉज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, आपको पता है कि यूएन में मेजोरिटी जो जो जॉब होती है वो कंट्री सेंट्रिक होती है, कंट्री उनको भेजता है, बाकी कुछ उसमें 20-25% ऐसी भी जॉबें होती है जो प्राइवेट लोगों को मिलती हैं। सो देयर इज हम्म। नथिंग मच, आई वुड हैव सीन कि भाई कौन कंट्री है, जिन कंट्रीज ने दिया, और कैंडिडेट कौन है, बहुत कुछ होता है। सो जी जी। अच्छा, नथिंग टू बी वरी अब अबाउट, ये या। कि यूनेस्को जो है, जो देखते हैं हम, एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल, इससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन साथ ही साथ विश्व शांति पर भी ये काम करते हैं। तो ये विडंबना ही कही जाएगी ना कि यूनेस्को लिस्ट में शारदा पीठ है और उसको पाकिस्तान ने ढहा। उसके अलावा अभी हिंगराज मंदिर का भी हमने देखा, हमारी माता मंदिर का भी देखा, किस तरह से पाकिस्तान में जितने भी कल्चरल साइट्स हैं, कितने भी रिलीजियस साइट्स हैं जो कि यूनेस्को लिस्ट में भी हैं, उन पे पाकिस्तान की कार्रवाई होती है। और उसी वैश्विक संस्था में पाकिस्तान 2 साल के लिए उपाध्यक्ष पद के चुनाव को जीत जाता है। तो ये आप इस पर क्या कहेंगे? मैं, अब ये हो सकता है कि ये भी एक कंडीशन हो कि भाई आप अपने यहाँ की स्थिति सुधारें। अगर मान लीजिए मेजोरिटी ऑफ द कंट्री वो उसमें अरब कंट्रीज रही हो, या जो 27, 28, 18, क्योंकि उनको टोटल 38 वोट मिले हैं, 38 वोट दे हैव सिक्योर्ड। तो अगर आप इस उस 30, अगर आप 30 कह रही हैं, तो क्या रीजन है, क्या नहीं है, कोई बड़ी चीज है। बट यस, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात हाईलाइट करी है कि इट्स आयरॉनी। भाई अब सऊदी अरेबिया ह्यूमन राइट्स कमेटी का चेयरपर्सन बना था 4-5 साल, इट्स एन आयरनी, और इसको आप क्या कह सकती है। बट ये दुख की बात है कि पाकिस्तान अपने हेरिटेज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया में ये कॉमन फिनोमिना है कि यहाँ का जो मुसलमान है वो अपनी रूट से पता नहीं क्यों नाराज है, पता नहीं क्यों नाराज है अपनी रूट से। ये किसी मुसलमान क्या मैंने नहीं देखा, मैं इंडोनेशिया गया हूँ, मैंने मलय को देखा है, मैंने सेंट्रल एशियंस को देखा है, दे ऑल प्राउड टू बी देयर, टू बी एसोसिएटेड विद देयर रूट। हर सेंट्रल एशियन प्राउडली कहता है हम नोमैड है, वो अपना वो तंबू दिखाता है, वो अपने कपड़े दिखाता है कि हम ये पहनते हैं, हम वो लोग हैं। ये इंडिया का है कि वो पता नहीं क्यों अपनी विरासत से नफरत करता है। दिस इज ओनली एन इंडियन मुस्लिम फिनोमिना, एंड व्हेन आई से इंडियन मुस्लिम फिनोमिना मींस इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है ना। भाई आप मंदिर तोड़ रहे हो तो इंडिया का मंदिर तो नहीं तोड़ रहे हो ना, मंदिर तो आप क्या पे, आप मंदिर को अपना नहीं मान रहे हो।
वो मंदिर कोई यास्मीन के और हमारे पूर्वज तो बनाए नहीं होंगे, हम लोग तो साला सदियों से यूपी में रह रहे। वो तो कोई पंजाब का ही और कश्मीर का ही लोग बनाया होगा ना, तो उसका लोकल है। तुम अपने पूर्वजों से अगर जान छुड़ाना चाहते हो, जैसे ये अफगानिस्तान में बेमियां में बुद्धा की मूर्ति मार के तोड़ दी, अगर ये है, मैंने फिर कहा कि जो इस्लाम है या मुसलमान है उनको समझना पड़ेगा कि जो आपने जिनको इनहेरिट किया है, आपने मूसा को इनहेरिट किया है, आपने जीसस को इनहेरिट किया है, आपका सब कुछ इन्हीं पे बेस्ड है। तो वो चेंज हो गए, आप कौन है भाई, आपको भी उसी रास्ते पे जाना है, आप कितना रेजिस्ट कर लो। द बिकॉज आप मुझसे लड़ सकते हो, मुझे गालियां दे सकते हो, मुझे बोल सकते हो बेवकूफ है, आरएसएस वाला है, हिंदुत्ववादी है, बढ़ाना है, धमकाना है, खूब गाली दे दो, मैं सुनने को तैयार हूं। लेकिन आप उनको कैसे गाली दोगे जो यहूदी, बिकॉज कि आप कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तो आपका नहीं है कलमा, वो तो कलमा उनका है, यहूदियों का। आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप ये कह रहे हो कि ला इलाहा तो मानो मानो और हमारे प्रॉफिट को लास्ट मानो या रसूल मानो, ये आप जोड़ दो ना। आपका तो सेकंड वाला पार्ट आपका है, पहला पार्ट तो आप जाके पढ़ लो, 10 कमांडमेंट का पहला कमांडमेंट है वो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो यहूदी बनाता है आपको। अगर आप सिर्फ कह रहे हो ला इलाहा, जो कई लोग कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो बाय डिफॉल्ट यहूदी बनते हैं, उनको पता ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट का फ्रेमवर्क यहूदीइज्म पे लिखा हुआ है। तोरा की किताबें और बाइबल की किताबों से आपकी स्टोरियां पटी बड़ी हैं, आपको उसी रास्ते पे जाना है। रेजिस्ट करके देख लो, टाइम जितना डिले कर सकते हो कर लो, बेकार की बड़के मार लो, बेकार पे गाली दे दो, ये गाय मूत पीने वाले। अरे आपके पूर्वज हमारे पूर्वज एक थे भैया। तो अपनी कल्चर से अपनी विरासत से कब तक नफरत करोगे। और ये तो जिसको आप आलम इस्लाम कह रहे हो, सो कॉल्ड, ये 27 अरबिक देशी आलम इस्लाम है, 57 नहीं है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। मैं इसको कई बार प्रूव कर चुका हूं। क्योंकि टर्की कहता है हम सेक्युलर है, उनका आर्टिकल 4 पढ़ लीजिए, टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर किसी ने टर्की के सेक्युलर आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश की, वो अमेंडमेंट बर्दाश्त ही नहीं होगा। टर्की इस्लामिक स्टेट नहीं है। बिल्कुल वहां के बिल्कुल। हो सकता है कि 50% लोग, 7% लोग अपने आप को पहले मुस्लिम बने बाद में टर्की, लेकिन 30-40% वहां के लोग हैं जो अपने आप को हमेशा से सेक्युलर रखते हैं। आप कजाकिस्तान, आप सेंट्रल एशिया में आ जाओ, तुर्कमेनिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, एज इन टर्म्स ऑफ की वो क्लोज रहती है, लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको अभी पढ़ के बताऊंगा। तुर्कमेनिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वी आर सेक्युलर। देखिए एक चीज होता है कि आप इस्लामिक हो, लेकिन लैंड इस्लामिक नहीं होता। यही बात तुर्की के लोग कह रहे हैं, यही बात कजाक कह रहा है, यही बात कजाकिस्तान कह रहा है, यही बात उज्बेकिस्तान कह रहा है, यही बात तुर्कमेनिस्तान कह रहा है, किर्गिस्तान कह रहा है कि वी आर मुस्लिम बट द लैंड इज नॉट इस्लामिक, इट्स नॉट एन अरबिक लैंड। आप ये सोचो कि तुर्की जो है वो यूरोपियन धरती पे बना हुआ है, वो वहां के लोग तो है नहीं। ये जो महमूद सल्तनत, जो सुल्तान महमूद फर्स्ट एंड सेकंड थे, महमद जिनको कहते हैं, ये तो 14वीं-15वीं शताब्दी में उन्होंने बाइजेंटाइन को हराया और वो वहां पे कब्जा किए। आज तक वो यूरोप की धरती पे बैठे हैं। यूरोप उनको भगा रहा है क्या? जैसे आपने पैलेस्टाइन और इसराइल के नाम पे आपने मार लाशें मचा दी हैं, एक यूरोपियन भी तो कह सकता है ना कि ये तो सेंट्रल एशियन है, ये हमारी धरती पे बैठे हुए हैं, रोज बम फेंके, वो रोज उनका जीना मुश्किल करते। नहीं किया उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सबकी धरतियां गई हैं, ये बात आप जान लीजिए। अगर इंडिया की धरती टूटी तो फिर उनकी भी धरती गई, सेंट्रल एशियंस की भी। सेंट्रल एशियंस की, आज सेंट्रल एशियन रशियन बोलते हैं, रशियन लिखते हैं। उसके पहले वो पर्शियन लिखते थे, पर्शियन बोलते थे उनकी भाषा में। चूंकि आप ईरान का बॉर्डर देखेंगे, पूरा इन्फ्लुएंस है वहां पे पर्शियन एम्पायर का। वहां पे रशियंस आए, इतना मारा काटा उन्होंने, उनकी जबान बदल दी, उनका कल्चर बदल दिया। आज पूरा सेंट्रल एशिया रशियन बोलता है। कोई नहीं बचा है, कोई इतना ताकतवर पैदा नहीं हुआ कि वो वक्त से लड़ सके और एक फोर्स ने सबके ऊपर राज किया। अगर तुर्कों ने आतंक बचाया तो जाकर के नॉर्डिक्स जिनको कहते हैं, या जिनको आप रशियंस कहते हैं, स्लाविक कह ले, या उनको आप वो कह लें, जो स्कैंडिनेवियन कह लें, जिन्होंने रशियन एम्पायर की स्थापना करी, उन्होंने कुचल के रख दिया सेंट्रल एशियंस को, खत्म कर दिया। 5 खानिद थे, पांचों खानिद को खत्म कर दिया उन्होंने। उन्होंने इस्लाम बैन कर दिया वहां पे। आप जाके, मैं पढ़ाता था वहां पे, मेरे जो स्टूडेंट होते थे, वो जो स्टूडेंट है वो जरा देख लीजिए, आप उनसे पूछेगा क्या है मुसलमान है, बोले मैं पढ़ाता था ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में, मुझे ईद की छुट्टी नहीं मिली कजाकिस्तान में, मुझे नवरोज की छुट्टी मिली। नवरोज उन्होंने सब सेलिब्रेट किया। मेरे आप यूट्यूब पे जाएंगे, उस सेलिब्रेशन का वीडियो भी है, डांस हो रहा है, गाना हो रहा है, और बाकायदा जो आया वो आके बोलता है अस्सलाम वालेकुम अलमाटी, है उसके बाद अब नवरोज को सेलिब्रेट करा। हमारे यहाँ नवरोज सेलिब्रेट कर दो, होली खेल दो, तो कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये आपको सिखाया गया है।
तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मूसा को मानने वाले हैं, बिना मूसा के प्रॉफिट मोहम्मद नहीं हो सकते, बिना पहले के आखिरी नहीं हो सकते। तो जब पहला ही बदल गया यार, तो फिर आप कौन है? आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप अपना स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट छोड़िए, आपसे इतना कहा जा रहा है कि सिर्फ अपनी जमीन से छोड़िए। और क्या कहा जा रहा है? आपको जाना है उस पर, आप लड़के देख लो। आप जब क्रिश्चियंस बदल गए, यहूदी बदल गए, आज यहूद और हनूद मिले हुए हैं यार, हद हो गई। हनूद को पेगन बताने वाले, हनूद की लाइफस्टाइल को गलत बताने वाले यहूद थे। आज जो है बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते नहीं थक रहे कि मोदी इज माय ये, और इंडिया पे हमें गर्व है। सारे इजरायली इंडिया आना चाहते हैं, इंडियन कल्चर को जानना चाहते हैं। आप तो इस कल्चर के वारिस हो, इनहेरिटर हो, अपना कल्चर क्यों बिल्कुल। छोड़ दो? जब मैं देख रही थी COP28 का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के सारे लीडर्स का, तो वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर से जिस तरह से वहां के जो आम बाशिंदे हैं वो लोग मिल रहे थे, और जिस तरह से सारे लीडर्स मिल रहे थे, तो ये अपने आप में एक फक्र की बात होती है कि भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है। हम यहाँ GDP ग्रोथ से लेकर भारत का जलवायु परिवर्तन में भी भारत का योगदान और भारत का प्रस्ताव COP33 के लिए 2028 में, और यहाँ से हम जो आपने कनेक्ट किया पाकिस्तान की, अब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है आप उसे बहुत अच्छे से जानते हैं और समझाते भी हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी यूनेस्को में 2 साल के लिए आप एक उपाध्यक्ष की सीट पर बैठे हैं, वहीं आप यूनेस्को लिस्ट में शामिल शारदा पीठ को हटाकर वहां पर एक कॉफी हाउस बना रहे हैं। हिंगराज मंदिर को हटाकर आप वहां कुछ और कर रहे हैं। मारी माता मंदिर को हटाकर आप वहां उस जमीन के साथ कुछ और कर रहे हैं। तो ये इस तरह से कल्चर के रूट्स के साथ जो लोगों का डिसकनेक्शन ये लोग स्टार्ट कर दिया है, और इसमें एक बहुत बड़ा तबका मुतासिर होता है। एक दो लोगों की बात नहीं है, पूरी की पूरी एक आवाम मुतासिर होती है। वो पाकिस्तान में चल रहा है। और ये मुझे बड़ी ही मुनाफत लगती है। अभिषेक जी, आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते होंगे, मैं देखती भी हूँ आपका वीडियो में, आप एक्सप्लेन भी करते हैं कि मुनाफत ये होती है कि भाई आप सारी मुस्लिम कंट्रीज के मसीहा बन रहे हैं, आप हमारे पड़ोस में बैठे हुए हैं, आप अफगानिस्तानियों के साथ क्या कर रहे हैं, आप बलूच के साथ क्या कर रहे हैं, आप पश्तून के साथ क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से अपनी माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे हैं। और साथ ही साथ आपकी खुन्नस ये है कि जितने भी मंदिर हैं उनको खत्म कर देना है, जितने चर्च हैं उनको खत्म कर देना है। और हद तो ये हो गई है, लोगों को बड़े हैरानी होती है कि मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ। बट कॉमन सेंस भी तो होना चाहिए ना। ये भी बड़ी मुझे वो लगती है विडंबना के करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का मैं देख रही थी अभी, ये वीडियो बहुत वायरल हुआ है, जहाँ पे उन लोगों ने पार्टी की है, बारबेक्यू लगाया है, शराब पी रहे हैं, डांस हो रहा है। तो ये जो इस तरह से रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ करते हैं आप खुद, लेकिन जब आपके ऊपर बात आ जाए तो आप तलवारें निकालने पे खड़े हो जाते हैं। तो इसको आप थोड़ा हमारे ऑडियंस के लिए ब्रीफ में आप कुछ इस पर आपकी जो भी समझ हो हमारे साथ शेयर करें, और फिर हम प्रोग्राम को एंड करते हैं जी। देखिए, मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान, अब आपने कहा COP28 में मोदी जी गए, मोदी जी को सबसे ज्यादा टाइट हग मिला, वो मिला था अल नह्यान के साथ। पूरा एक हम का पूरा दुबई इंडियन चलाते हैं और हिंदू चलाते हैं, हम्म, इंडियन चलाते हैं और हिंदू चलाते हैं। तो अब आप सच। ये बताइए कि ये जो मानसिकता है हिंदू हेट्रेड की, ये तो यहीं रह गई ना। वरना तो ये COP में आप जाइए, सारे अरेबिक कंट्री के लोग कह रहे हैं कि इंडिया इज द सेंट्रल पॉइंट। अरबी अपने, वो देखिए, वो अपने आप को अरबी मुस्लिम कहते हैं। तुर्की मुस्लिम, तुर्की तुर्क नहीं छोड़ता, मुसलमान बन गया। अरबी अरबी नहीं छोड़ता। वरना जो लोग ये समझाए कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद ने एक नई उम्मा की शुरुआत की तो सबसे पहले जो उम्मा खत्म हुआ उसका नाम था अरबी। जिस उम्मा को खत्म हो जाना चाहिए था उस उम्मा का नाम है अरबिक। अगर प्रॉफिट मोहम्मद ने एक नए उम्मा की शुरुआत करी, वो तो नहीं हुआ। अरबी आज भी जिंदा है। क्योंकि अगर आप, भाई मैं मान लीजिए एक यूपी वाला हूं और मैं एक नया कल्चर सुना रहा हूं कि आज से यूपी का कलम मेरा कल्चर शुरू होगा, तो सबसे पहले तो यूपी खत्म होगा ना भाई। तो अगर अरबिक नहीं खत्म हुए, वो कह रहे हैं वी आर प्राउड अरब्स, वो अपनी अरबी उस पर प्राइड करते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है अपने कल्चर से? क्या कर दिया इस कल्चर ने? अगर ये कल्चर इतना घटिया, इतना गंदा और इतना इतना ये वो होता कि यहाँ लड़कियां जला दी जाती, यहाँ पे लड़कियों को वक्ष नहीं उनके ढकने दिए जाते, यहाँ पे इतना जातिवाद होता, तो ये यहाँ पे ये सारी बातें इनको चलाने वाले कोई ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणों ने तो सत्यानाश कर दिया। इनको चलाने वाले मोदी हैं, इनको चलाने वाले कोई छोटी कास्ट के लोग हैं। हिंदुत्व का पर्चा किसी भी ब्राह्मण ने नहीं उठाया, सबने फेंक दिया। आप देख ले, ये जो
पाकिस्तान के जो सबसे बड़े शायर हैं वो ब्राह्मण थे, जितने भी कम्युनिस्ट लीडर हैं सारे ब्राह्मण हैं। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कास्ट सिस्टम से नहीं है, भारत की एक आइडियोलॉजी है, उसको समझिए। आप इसी के वंशज हो, आपको कहना पड़ेगा हम इंडियन मुस्लिम है। इंडियन मुस्लिम होने का ये मतलब नहीं कि हम धरती से जुड़े। इंडियन मुस्लिम होने का मतलब दीपावली है आपकी, नवरोज जिस दिन आप मना, जैसे एक मुसलमान नवरोज मना, नवरोज का तो इस्लाम से या अरब से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर एक सेंट्रल एशियन मुसलमान जो है वो नवरोज मना सकता है, आप क्यों नहीं होली दीपावली सेलिब्रेट कर सकते हो? आप कह रहे हो कि हम राम के वंशज हैं लेकिन दीपावली नहीं मनाएंगे, हम राजपूत हैं मगर हम होली नहीं मनाएंगे। ये तो सारे कल्चरल थिंग हैं, इनका क्या लेना देना रिलीजन से? और अगर आप ये भी कहते हो कि यहाँ आपके वेद में लिखा है कि एक ही भगवान को माने, तो उनके मानने वाले गलत हो सकते हैं। अगर भगवान सबका एक है तो फिर उसके सारे त्योहार भी एक हो गए। पॉइंट ये है कि आप आइडियोलॉजीज को या समय के साथ कॉन्सेप्ट को बदलते हो, और आप बदल रहे हो। इंटरप्रिटेशन आपने बदला, टाइप राइटिंग को आपने कहा था ये नहीं है, हराम है। आपने कहा कुरान का हाँ, अरबी के अलावा किसी और में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। सब कर रहे हो, सुबह शाम बदल रहे हो, लेकिन बिल्कुल। जो जहां मेन बदलना है वहां बदलना नहीं चाह रहे हो। हम्म, पाकिस्तान को हिंदुस्तान की धरती है, वो हिंदुओं की धरती है, उसको आपने इस्लाम के नाम पे तोड़ा। आज आप वहां पे इस्लामिक लॉ लगा रहे हो। भाई वहां का जो जो मौलाना होते हैं वो आके टीवी में बोलते हैं कि मेरी जान को खतरा हो गया, कल कोई मुझे गोली मार देगा। ये आइडियोलॉजी का इतने इंटरप्रिटेशन चल रहे हैं, किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत है। बिल्कुल। अगर कोई उनके मिर्जा साहब हैं, वो बड़े अच्छे पढ़े लिखे, तो उनके ऊपर धमकी आ गई कि हम तुमको मार देंगे। और हम्म, एक जो है वो आप उनके इंटरप्रिटेशन सुनिए, ऐसे इंटरप्रिट, अगर वो इंटरप्रिटेशन से आपको अपने समाज को चलाना है तो आपको सोचना पड़ेगा। मैं फिर वही कह रहा हूं, भारत आपका है। आप अगर भारत की डेफिनेशन पढ़े, उत्तरम यस्य समुद्रस्य हिमाद्रय चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम यत भारत यत्र संतति, यानी कि जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र हो, यहाँ पे भारत, राजा भरत के बच्चों का समाज रहता है, जिनको भारतवासी कहते हैं और इस जगह को भारत कहते हैं। बिल्कुल। हमारे आपके सबके बाप पुरखे एक हैं। अच्छा मजे की बात है भाई, ये लास्ट बोल के खत्म करता हूँ। मैं किसी दिन सुन रहा था, कोई एक आपके महोदय बोल रहे थे सबसे पहले जो सब दुनिया में हम ही आए हैं, मतलब आदम सलाम थे सब आए हैं, और ये वो है। यहूदी के रबाई कहते हैं कि हमारी 3-4 हजार साल की हिस्ट्री है। यहूदी कहते हैं हम 3-4 हजार साल से पहले इस दुनिया में है, तो आप उससे भी पहले क्यों हो गए? और जो लोग ये समझते हैं दुनिया में, मैंने जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी एंड आई लव दैट कॉन्फ्रेंस, उसका नाम था क्रिएशन थ्योरी। दुनिया में 102 क्रिएशन थ्योरी है कि इंसान कैसे बना। अब आपने एक को खत्म कर दिया, तलवार के बल पे कह रहे हो तुम्हारी गलत है मेरी सही है। तलवार अगर अगर और दुनिया ने आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर में इसी बात को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा यूज ऑफ फोर्स के नाम पे, यानी कि बल पूर्वक हथियाई गई सत्ता और टेरिटरी का मान्यता नहीं देगी दुनिया। ये इसीलिए हुआ क्योंकि तलवारें उठा के लोगों ने कहा तुम्हारी थ्योरी गलत है मेरी थ्योरी सही है। द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन। जस्ट वॉर थ्योरी को कहते थे जस्ट एट बेलम, और यूएन चार्टर उसी का कंट्रास्ट है, जिसको जस्ट कॉन्ट्राबेलम कहते हैं। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो पूरा क्रिश्चियन समाज एक समय जस्ट वॉर थ्योरी दिया करता था, जिसके ऊपर उन्होंने क्रूसेड को जस्टिफाई किया था। वो मूव ऑन करके उन्होंने कहा नहीं चाहिए फोर्स हमें। All I'm saying is that don't leave your God, just be more progressionist. इतना मुश्किल नहीं है ये। हम्म, आपके पास मैं सैकड़ों एग्जाम, आप चले जाएं इंडोनेशिया, आप चले जाएं बाबर से आप अपने आप को जोड़ते हो ना, तुर्कों से जोड़ते हो ना आप अपने आप को। तुर्क जाके देख लीजिए वो कैसे रह रहे हैं भाई, तुर्कों को देख लें आप। तुर्की का जो तुर्क है वो अपनी भाषा को 2 स्क्रिप्ट यूज करता है। जो जो तुर्की का मेन लैंड है यानी कि सेंट्रल एशिया, वहां पे वो रशियन स्क्रिप्ट यूज करता है। और जो उसका ऑक्यूपाइड लैंड है यानी कि यूरोप का जो टर्की है, वहां पे वो रोमन स्क्रिप्ट यूज करता है। आप अपनी भाषा लिखने के लिए अलिफ से यूज कर रहे हो। आप कह रहे हो उर्दू हिंदी से अलग है, फॉर गॉड से क्या, ग्रामर वही, वर्ड वही। आप उसको लिखने के लिए अलिफ से, आप उसको अगर अपनी चीजों से इतनी नफरत है कि हम कॉको ही नहीं लिखेंगे, बात अलग है भाई। आप हेलो हाय बोलने के लिए तैयार हो, नमस्ते को अपनी ग्रीटिंग नहीं मान रहे हो। So there needs to be some communication. No one is asking you to leave your religion or leave your God.
80% तो वैसे भी आप सेक्युलर लॉ में रह रहे हो ना। पाकिस्तानी भी आज तक बना के देख लिया उन्होंने, 75 साल नहीं हिम्मत हुई कि शरिया लॉ लगा दें। आज टीटीपी से लड़ रहे हैं। टीटीपी कह रहा है हम शरिया लॉ देंगे, उनकी आर्मी टीटीपी से लड़ रही है, जिसका की मोटो है जिहाद फी सबीलुल्लाह। वो कह रहा है हम लाएंगे जिहाद फी सबीलुल्लाह, हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, तुम हटो यहां से। वो लड़ रहे नहीं, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। और जो लोग हिंदुस्तान में हैं जिनको शरिया लॉ चाहिए, पहले वो वोट कास्ट करना बंद करें, बिकॉज शरिया के अंदर में डेमोक्रेसी हराम है। कोई पार्टी का किसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आमरीयत लगेगी। आप हर जगह नहीं जा सकते। सो द थ्योरी इज दैट फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंजॉय करें, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को स्वीकार करें, और फ्रीडम है, मत करें मूर्ति पूजा, अल्लाह की इबादत करें, मस्जिद में जाएं, हम चलेंगे आपके साथ, ईद खान सेवैया हम बना के लाएंगे, बस अपनी कल्चर को एक्सेप्ट कर लें, हमें अपना मान लें। ये दीपावली कैसे बजने लगी मेरे पीछे यार? पता नहीं है ना, कुछ दीपावली है या स्काइप भी मेरे पास से प्रभावित हो गया, हद ही हो गई है। ये कुछ अभी आपके बैकग्राउंड में हुआ था। आपकी हाँ, बात बहुत अच्छी है, हाँ, आपने यूनिवर्सल ट्रस्ट रखा है, तो इसलिए यूनिवर्स ये पूरा यूनिवर्स जो है वो इस बात से खुश हो गया। यहाँ तो लोग एक एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट में बिलीव करते हुए उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपकी सारी बातें बहुत सच हैं। और कहते हैं ना कि सच को समझने के लिए भी वो मैं हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ कि तालीम और इल्म में बहुत फर्क है। तो वो जो सच है जो कड़वा लगता है लोगों को, वो इल्म, उसके लिए भी इल्म चाहिए आपको, उसके लिए भी आपको ज्ञान चाहिए कि वो सच क्या बात की जा रही है। अगर अभिषेक के द्वारा की जा रही है तब क्या बात कर रहे हैं, यास्मीन के द्वारा की जा रही है तब क्या बात कर रहे हैं। हमारा एक जेन्युइन कंसर्न है इस समाज को लेकर, खास करके हमारे खुद के भारतीय समाज को लेकर। बहुत एक चीज और शुक्रिया आज आप हमारे साथ जुड़े। चूंकि जी आपने जी। छेड़ दिया तो मेरे दिमाग में आ गया, ये बोल देता हूँ ताकि आपके दर्शक सुन लें, आपके समाज में का टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करना क्या है ये समझ लीजिए। मैं बहुत बार टीवी पे सुनता हूँ टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान ने हमने रिजेक्ट कर दिया, ना ना ना, ऑप्शन नहीं था। जो टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करता है वो क्या रिजेक्ट करता है कि हिंदू मुसलमान दो कौमें नहीं है, ये रिजेक्ट करना है आपको। अदरवाइज तो आप हिंदुस्तान में पाकिस्तान बना दोगे। The rejection of two nation theory means that you are saying Hindus and Muslims are not two nations. They may have different gods, but culturally, emotionally, traditionally, they are same people. आप अरब नहीं हो, आप तुर्की नहीं हो, बिल्कुल आप यहीं के हो। अगर टू नेशन थ्योरी आपने कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं तो होली मनानी पड़ेगी ईद के साथ, बिल्कुल वरना आप फिर टू नेशन थ्योरी रह रहे हो, आपने अपने मोहल्ले को पाकिस्तान बना रखा है। इट मे साउंड हार्श बट दैट्स द एप्लीकेशनल एस्पेक्ट। कड़वा सच। बिल्कुल, टू नेशन थ्योरी के बारे में सोचने का आपने एक अलग नजरिया दे दिया, बिल्कुल सही बात कही है आपने। अगर आप कुछ रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या रिजेक्ट कर रहे हैं, आप ये भी तो सोचिए। बहुत सही बात कही आपने, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और हमेशा से आपके साथ बात करना बहुत उम्दा रहता है। मसला ये है, परेशानी ये है कि आपने बहुत डीप जाकर बहुत अच्छा एनालिसिस किया है बहुत कम समय में, हालांकि इसके लिए एक बहुत लंबा वक्त चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे देश में तो मैं देखती हूँ लोगों को सेंट्रल एशिया का मुसलमान, साउथ एशिया का मुसलमान, वेस्ट एशिया का मुसलमान, अभी तक इसमें ही कंफ्यूजन है। वो उसको सबको एक लेके चलते हैं, बट एक्चुअली ये जो उम्मत, जो यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, ये कितना बिखरा हुआ है और कितना मुनाफकत से भरा हुआ है, इसको भी लोगों को समझना होगा। जिसका जीता जाता एग्जाम्पल हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है। अगर वो इतना ही उम्मा कॉन्सेप्ट पे चलते तो वो पाकिस्तान में अफगानिस्तानियों के साथ, बलोच के साथ, इन लोगों के साथ ऐसा हशन नशन नहीं करते। चीन में जो मस्जिदों की गुंबद हटाई जा रही है, मीनारें हटाई जा रही हैं, वजू खाने खत्म किए जा रहे हैं, ताकि वजू नहीं करेगा बंदा तो वो साइकोलॉजिकली वो नमाज को ही नहीं जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो अगर आप वाकई उम्मत पे, मैं आप एक यूनिटी चीज में बोल बिलीव दूं, करते तो इस पे उम्मत बात को करते। एक जी चीज बस, उम्मत को रिजेक्ट करने का आइडिया पाकिस्तान नहीं हो सकता, एग्जाम्पल पाकिस्तान नहीं देना चाहिए। सीरिया और इजिप्ट ने जी बिल्कुल 1950 में एक एप्लीकेशन लिखा यूनाइटेड नेशन को कि हम दोनों मिलकर एक कंट्री बनाएंगे, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। 6 महीने बाद अलग हो। ये है उम्मत की सच्चाई। वो तो हाँ अरबी है नहीं रह पाए यार, हमें आप हाँ। कहानियां बता रहे हो। जी बताइए, सॉरी सॉरी, आई उम्मत एम को सो सॉरी। रिजेक्ट करने का नहीं है, उम्मत को, उम्मत के नाम पर मुनाफकत को स्प्रेड करने का कॉन्सेप्ट मैं कह रही हूँ, ये पाकिस्तान में चल रहा है, जिसके नाम की खा रहा है पूरा पाकिस्तान। मतलब हमें भी मालूम है पाकिस्तान में जो एक आम इंसान है वो आज भी 5 किलो आटे के लिए अपनी जान गंवा देता है। तो ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे व्यूवर्स को इतना कुछ बताया है, और मैं उम्मीद करूंगी कि बहुत प्यारे कमेंट्स आएंगे जानकारी से भरे हुए। कुछ भी ऐसा हेट मत लिखा करिए, कुछ लोग लिखते हैं और वो इनअप्रोप्रिएट होता है, वो हेल्थ रिव्यूज में जाता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ।
वो कमेंट्स बिल्कुल भी आपको यूट्यूब भी वो कमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो कोशिश ये कीजिए, नफ़रतें हैं उनको थोड़ा कम किया जाए, अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ाया जाए। अगर कोई भी आपके सामने कोई ऐसी समझदारी की बात कर रहा है, कम से कम बैठ के सोचो। तो बहुत शुक्रिया, भारत से लेके सारी दुनिया तक का आपने विश्लेषण हमारे सामने किया है। फिर आपसे मिलेंगे और किसी और मुद्दे पर ज़रूर इस कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। ये जो कल्चरल और रिलीजन का कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझाना और समझना बहुत ज़रूरी है। इस पे ज़रूर बात करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद। नहीं।